हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश मेडिसिन रूल्स 2016 और रिसेंट में जिन्होंने भी एमपीडीएल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है उन सभी कैंडिडेट्स को पता होगा जो आपका सिलेबस में दिया हुआ था। सिविल प्रोसीड्यूर मेडिसिन रूल 2006 दिया हुआ था, उसे हटाकर यहाँ पर मध्य प्रदेश मेडिसिन रूल्स 2016 को लाया गया है। जैसे कि एमपी हाई कोर्ट के द्वारा ये नोटिस जारी भी किया गया था और यहाँ पर इस रूल से रिलेटेड हम सारे सेक्शन देखेंगे और इसे समझने के ट्राई करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए हुए हैं एमपी डेलो के लिए वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें बिना स्किप किए हुए। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे पिछले सारे वीडियो नहीं देखे हैं हर एक टॉपिक के ऊपर तो जाइए और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एमपी डेलो एग्ज़ाम का। और साथ में मैंने 2 पीडीएफ भी अपलोड कर रखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, तो वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सबसे पहली बात, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझने वाले हैं इस रूल्स को। और ये मध्य प्रदेश मेडिसिन रूल्स 2016 को जो लाया गया है आर्टिकल 225 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यूज़ करते हुए सेक्शन 122 सेक्शन 128 कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 को यूज़ करते हुए इस एक्ट को लाया गया है, इस रूल्स को लाया गया है। और सिविल प्रोसीड्यूर मेडिसिन रूल 2006 का भी यूज़ किया गया है जिससे अंतर्गत में यहाँ पर इस कोड को इस रूल्स को लाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमारे पास जो पहला शॉर्ट टाइटल डेट में सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है जैसे कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम और प्रारंभ डेट में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, तो ये जो रूल्स है इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश मेडिसिन रूल्स 2016। और ये कब से आया? जब ये मध्य प्रदेश के ऑफिशियल गेजेट में इसे पब्लिश किया गया था उसी दिन से ये इफेक्ट है पूरे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, डेट इज परिभाषा। अब यहाँ पर क्लाउज ए में लिखा हुआ है कोड। कोड का मीनिंग क्या होता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। बी क्लाउज में है जो भी वर्ड और एक्सप्रेशन यहाँ पर डिफाइन या फिर यूज नहीं किया गया हो वो सारे रूल्स के तहत में उस कोड में डिफाइन और असाइन किए जाएंगे, उसके तहत में जो भी मीनिंग होगा उसे ही असाइन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 3 है फंक्शन ऑफ द मेडिसिन सेंटर। डेट मीन्स यहाँ पर क्या फंक्शन होगा मेडिसिन सेंटर का वो हमें देखने को मिलता है 3 के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो भी पैनल होंगे मेडिटर्स लोग का वो ट्रेंड मेडिटर होना चाहिए और वहाँ पर नंबर ऑफ मेडिटर्स भी वो इतने होना चाहिए जो वहाँ का रिक्वायरमेंट और वर्क है उनको फुलफिल कर सके मेडिसिन सेंटर में। तो पहला क्लाउज है। सेकेंड क्लाउज है यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैटर्स आया हो मेडिसिन सेंटर में, जो वहाँ पर कोऑर्डिनेटर होंगे मेडिसिन सेंटर का उनके द्वारा यहाँ पर उस मैटर को लेकर यहाँ पर जो भी बेस्ट होंगे जो उस डील से कर सकते हैं, डेट मीन्स जो भी मेडिटर बेस्ट होंगे उन्हें उस केस को दिया जाएगा, उस मैटर को जो भी पैनल ऑफ मेडिटर्स में वहाँ पर जितने भी मेडिटर्स बैठे होंगे। और ये जो होगा मेडिसिन सेंटर में जो कोऑर्डिनेटर होगा उनके द्वारा ये सिलेक्ट किए जाएंगे कि कौन से मेडिटर जो है बेस्ट होंगे इस मैटर को डील करने के लिए और उससे हिसाब से यहाँ पर उन्हें असाइन किया जाएगा उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर। तो यहाँ पर ये क्लास 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड। थर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी इशू आता है मेडिसिन करने के लिए वहाँ पर जो भी डिस्प्यूट है या फिर मेडिटर्स जो हैं उन्हें सॉल्व करना है, पार्टी के जो केसेस हैं उन्हें सॉल्व करना है और जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है या फिर डिस्प्यूट्स है बिटवीन द पार्टीज उसे सॉल्व करना है, उस इशू को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ फोर्थ में लिखा हुआ है जो भी यहाँ पर मेडिसिन किया जा रहा है वहाँ पर काउंसिल भी जो भी पार्टीज के काउंसिल हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेडिसिन प्रोसेस में। यहाँ पर क्लाउज 5 में दिया हुआ है जो भी अप्रोप्रिएट वहाँ पर केसेस आए मेडिसिन सेंटर के द्वारा यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा वैसे पर्सनस को जो उस पेंडिंग लिटिगेशन में वहाँ से इन्वॉल्व है और उनको ज्वाइन करने पर, डेट मीन्स अगर वो आते हैं और उस मेडिसिन सेंटर में जाकर उस पर्टिकुलर केसेस में अगर वो ज्वाइन करते हैं और उनके ज्वाइन करने के बाद अगर कोई कंप्लीट सोल्यूशन निकल सके तो उन्हें भी इन्वाइट किया जाएगा जो पर्सन उस केसेस से रिलेटेड इन्वॉल्व हो। तो ये क्लाउज 5 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लाउज 6 है। 6 में लिखा हुआ है जो भी पार्टी के अंतर्गत में डिस्प्यूट हुआ है वहाँ पर मेडिसिन के द्वारा बिना किसी ऑब्जेक्शन का मेडिसिन द्वारा असाइन किया जाएगा मेडिटर को और अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो फिर मेडिसिन सेंटर में जाकर वो अपना जो है पार्टी रख सकते हैं, वो दूसरा मेडिटर को भी उन केसेस के लिए डेट मीन्स सूचित कर सकती है मेडिसिन सेंटर को अगर उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है वो पर्टिकुलर मेडिटर जो उनका केसेस देख रहे हैं। तो ये दिया हुआ है क्लाउज 6 में। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 4 डेट मीन्स रूल 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिटर्स। यहाँ पर क्लाउज 1 में दिया हुआ है अगर मेडिसिन में अगर कोऑर्डिनेटर जो है मेडिसिन सेंटर का उनको अगर लगता है कि कोई मेडिटर को लाना चाहिए या फिर अपॉइंट करना चाहिए तो वो फिर अपॉइंट भी कर सकती है कोई मेडिटर को। सेकेंड क्लाउज में दिया हुआ है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे वो सारे मेडिटर को जो पैनल ऑफ मेडिटर से नहीं हो लेकिन उन्हें रूल 5 के अंतर्गत में किया जाएगा और साथ में जो पैनल ऑफ मेडिटर्स में नहीं है लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन वगैरह है जो रूल 6 में डिस्क्राइब है और साथ में वो पर्सन को नहीं यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मेडिटर जो डिसक्वालीफाई किए गए हैं रूल 7 के तहत में।
तो ये यहाँ पर रूल 4 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिएटर्स, डेट मीन्स मध्यस्थता की नियुक्ति दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 में दिया हुआ है पैनल ऑफ मेडिएटर्स, डेट मीन्स यहाँ पर क्लॉज 1 में है हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर वो सारे पर्सन को इस पैनल में लाया जाएगा, मेडिएटर्स को लाया जाएगा जो जिनके पास क्वालिफिकेशन हो, जैसे कि रूल 6 में डिस्क्राइब किया हुआ है, और उनको इस मेडिएटर्स इन पैनल में रखा जाएगा और इसका प्रिपरेशन भी मेडिसिन सेंटर के द्वारा किया जाएगा। और क्लॉज 2 में दिया हुआ है जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अगर वो चाहती है तो वहाँ पर पैनल जो है पैनल ऑफ क्वालिफाइड मेडिएटर्स का यहाँ पर प्रिपेयर करेगी पैनल, और साथ में वो अप्रूवल लेकर हाई कोर्ट मेडिसिन सेंटर का, हाई कोर्ट मेडिसिन कमेटी का अप्रूवल लेना वहाँ पर जरूरी है अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा प्रिपेयर किया गया हो किसी भी पैनल ऑफ क्वालिफाइड मेडिएटर्स का। थर्ड क्लॉज में दिया हुआ है जो भी मेडिएटर्स, जितने भी मेडिएटर्स हैं उनको अपॉइंटेड किया जाएगा सब रूल 1 में और 2 में जो दिया हुआ है, रूल 4 में जो दिया हुआ है नॉर्मली, और इन्हें 3 ईयर्स पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जो जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब से लेकर 3 साल तक का इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और 3 साल कंप्लीट होने के बाद, टेन्योर कंप्लीट होने के बाद हाई कोर्ट मेडिसिन कमेटी के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि उनको फर्दर एक्सटेंशन और पीरियड बढ़ाना है या फिर नहीं। हमने देखा मध्यस्थों का पैनल जो होता है। अब रूल 6 में है क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन्स टू बी इम्पेनल्ड अंडर रूल 5। तो यहाँ पर वो सारे पर्सन एलिजिबल है जो एज अ फॉर ट्रेनिंग एज अ मेडिएटर है, और यहाँ पर पहला क्लाउज में दिया हुआ उसके अंदर सब क्लाउज है जो भी रिटायर्ड जजेस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो इसमें हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस जो कोर्ट ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस है वो हो सकते हैं। साथ में सब क्लाउज डी में दिया हुआ है जो भी जुडिशियल ऑफिसर है हायर जुडिशियल सर्विसेज के वो भी इसमें इम्पेनल हो सकते हैं एज अ मेडिएटर। टू सेकेंड क्लाउज में दिया हुआ है जो भी लीगल प्रैक्टिशनर एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एटलीस्ट 10 ईयर के पास उनके पास करेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर इक्विवेलेंट स्टेटस होना चाहिए। थर्ड में यहाँ पर है एक्सपर्ट और अदर प्रोफेशनल, अगर कोई एक्सपर्ट है या फिर अदर प्रोफेशनल में है लेकिन उनके पास एटलीस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर रिटायर्ड है तो उन्हें भी इस पोस्ट में डेट मीन्स एज अ मेडिएटर के लिए यहाँ पर नियुक्ति किया जा सकता है, जो ऑफ पर्सन टू बी इम्पेनल्ड। नेक्स्ट हमारे पास रूल है 7 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, डेट मीन्स व्यक्तियों का निहारता। तो ये इसमें हम देखेंगे 7 में, रूल 7 में यहाँ पर पहला जो हमारे पास सेक्शन है इसमें दिया हुआ है जो पर्सन जिनके पास इंसॉल्वेंट या फिर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया है उन्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस पोस्ट से। सेकेंड क्लॉज में दिया हुआ है जो भी पर्सन के विरुद्ध में यहाँ पर अगर क्रिमिनल चार्जेस लगा हुआ है और उनका कोर्ट डेट मीन्स कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट में पेंडिंग है केसेस, ऐसे में उन्हें भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर थर्ड में लिखा हुआ है जो भी दोषी पाए गए हो, थर्ड में है जो भी पर्सन दोषी पाया गया हो क्रिमिनल कोर्ट में एज अ ऑफेंस, उन्होंने जो भी अपराध किया हो या फिर इन्वॉल्व है वैसे अपराध में तो उन्हें भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई को लेकर कुछ रूल्स दिए हुए जो यहाँ पर है। और साथ में कोई अगर लीगल प्रैक्टिशनर जो अपेयरिंग है किसी अदर पार्टी का सूट या फिर प्रोसीडिंग में जो अपेयरिंग है या फिर अपेयरिंग थे तो वैसे को भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस फ्रेम से। तो यहाँ पर जो सेक्शन था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स वो दिया हुआ है रूल 7 में। नेक्स्ट रूल यहाँ पर 8 है एडिशन टू और डिलीशन फ्रॉम पैनल, डेट मीन्स यहाँ पर जो भी असेसमेंट के तहत में पीरियोडिकली असेसमेंट के तहत में यहाँ पर परफॉर्मेंस वो सारे मेडिएटर्स का रखा जाएगा, और यहाँ पर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के द्वारा जो भी अप्रूवल हुआ है हाई कोर्ट मेडिसिन कमेटी के द्वारा उनके द्वारा यहाँ पर समय के अनुसार टाइम टू टाइम यहाँ पर किसी भी मेंबर को पैनल में ऐड किया जा सकता है या फिर डिलीट किया जा सकता है पैनल ऑफ मेडिएटर्स में जो भी मेंबर हो उनके लिए। तो यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस एज अ परफॉर्मेंस बेसिस पे यहाँ पे उन्हें कभी भी ऐड और डिलीट किया जा सकता है रूल 8 के तहत में। अब यहाँ पर 9 में दिया हुआ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। रूल 9 के तहत में जो भी कोऑर्डिनेटर है उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे वैसे पर्सन या फिर पैनल ऑफ मेडिएटर्स से वैसे पर्सन को जो रूल 5 में रिफर किया गया है, जैसे कि कोई डिस्प्यूट जो है उसमें लेकर अगर किन्हीं के पास जो पैनल ऑफ मेडिएटर्स में अगर उनके पास रिकॉर्ड है सक्सेसफुल मेडिसिन के तौर पे या फिर वो उनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है इन मेडिसिन में डेट मीन्स मध्यस्थता में, तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा वो सब सारे केसेस में जो अगर उनके पास एक्सपर्ट हो या फिर क्वालिफिकेशन हो या फिर सक्सेसफुल रिकॉर्ड है पिछले, तो यहाँ पर उन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है मेडिसिन सेंटर के कोऑर्डिनेटर के द्वारा। रूल 10 के अंतर्गत में ड्यूटी ऑफ मेडिएटर टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट, डेट मीन्स मेडिएटर जो होंगे उनका क्या यहाँ पर ड्यूटी है वो जो फैक्ट है डिस्क्लोज करने के लिए वो दिया हुआ है 10 में। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है जो इस केसेस में आया हुआ है जिन्हें अपॉइंटेड किया और साथ में यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हो एज अ मेडिएटर उन्हें यहाँ पर डिस्क्लोज करना है जो भी वहाँ पर रीजनेबल डाउट है और इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी को लेकर, ताकि जो केसेस हो वो सही तरीके से चल सके और उनका मेडिसिन हो सके। सेकेंड में दिया हुआ है जो भी मेडिएटर है वो जो भी अपॉइंटेड किए गए हो उस मेडिसिन प्रोसीडिंग को लेकर बिना किसी देरी का वहाँ पर पार्टीज के द्वारा डिस्क्लोज किया जाएगा कि जो भी मेडिएटर हो उनके द्वारा डिस्क्लोज किया जाएगा जो पार्टी है वहाँ पर, ताकि उस केसेस को सॉल्व करने में इजी हो और जल्दी से वो केसेस भी बढ़ सके। तो यहाँ पर जो केसेस है सॉल्व हो सके तो यहाँ पर मेडिएटर के द्वारा ये सब डिस्क्लोज किया जाएगा जो भी सर्टेन फैक्ट हो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को लेकर, और बिना किसी देरी का इस मेडिसिन प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, कंटिन्यू रखा जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर रूल नंबर 11 दिया हुआ है, विड्रॉल ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज अ मीडिएटर रूल 9 के तहत में जो भी इंफॉर्मेशन अगर किसी पार्टी या अदर पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है, जो कोर्ट में दिया जा रहा है, और साथ में अगर वहाँ सूट और प्रोसीडिंग कर दिया जाए उसके तहत में, तो यहाँ पर जो भी पेंडिंग है वहाँ पर, या फिर कोऑर्डिनेटर जो होते हैं मेडिसिन सेंटर, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि जो भी यहाँ पर पार्टी या फिर अदर पर्सन के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो एक रीजनेबल डाउट है, और जो भी मेडिएटर्स को वहाँ पर उनके लिए अपॉइंटमेंट किया गया है वो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी नहीं रख रहे हैं उस केस में, तो यहाँ पर उन्हें अपॉइंटमेंट से विड्रॉ किया जाएगा और यहाँ पर दूसरे मेडिएटर को अपॉइंट किया जाएगा उस केसेस को लेकर। रूल नंबर 12 में दिया हुआ है मध्यस्थता प्रक्रिया, इट मीन्स मेडिसिन प्रोसेस। यहाँ पर क्लाउज 1 में दिया हुआ है ऑल सिविल एंड क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स। यहाँ पर जो भी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स है यहाँ पर रिफर किए जाएंगे मेडिसिन को लेकर, और कोर्स ऑफ लिटिगेशन है जो बाय कोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स आएंगे वो बाय कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा मेडिसिन सेंटर में वो सब सारे केसेस को रिफर किया जा सकता है। सेकेंड में क्लाउज सेकेंड में दिया हुआ है जो भी मेडिसिन प्रोसेस है वहाँ पर कंप्राइज किया जाएगा, और साथ में वैसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो मेडिएटर के द्वारा फैसिलिटेट किया जाएगा सेटलमेंट को लेकर, ताकि जो केसेस वहाँ पर है उसका सेटलमेंट किया जा सके। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिसे फॉलो करना जरूरी है, बट यहाँ पर उससे ज़्यादा किया जा सकता है फॉलो, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला इंट्रोडक्शन और ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, और साथ में उसके बाद ज्वाइंट सेशन, सेपरेट सेशन एंड क्लोजिंग। तो ये कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो फॉलो करना जरूरी है मेडिसिन प्रोसेस को लेकर। और थर्ड में दिया हुआ है जो भी सेटलमेंट को लेकर अगर किसी भी तरह का फेलियर हुआ जा रहा है, अगर उस मैटर को सेटलमेंट नहीं किया गया तो यहाँ पर कोर्ट उसमें फ्रेश रेफरेंस भी उस मैटर को लेकर यहाँ मेडिसिन में भेज सकती है, डेट मीन्स उसका फिर से पुनः निर्देश हो सकेगा जो कोर्ट के पास पावर है। फोर्थ में दिया हुआ है अगर भी किसी भी तरह का यहाँ पर डिस्प्यूट में फेलियर हो जा रहा है और मेडिएटर्स के द्वारा अगर उस केसेस में यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फेलियर हो रहा है, तो वैसे डिस्प्यूट को लेकर मेडिएटर्स के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा मेडिसिन सेंटर में, जो बाय रिपोर्ट यहाँ पर देना है, रिपोर्ट देना होगा, और कोऑर्डिनेटर्स जो होंगे मेडिसिन सेंटर को उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। साथ में यहाँ जो कोर्ट होंगे उन्हें भी इन्फॉर्म करना होगा रिगार्डिंग दिस केसेस को लेकर। तो वहाँ पर रिपोर्ट बाय रिपोर्ट वहाँ पर मेडिएटर्स को द्वारा सबमिट किया जाएगा कोर्ट और कोऑर्डिनेटर्स के पास। रूल 13 में दिया हुआ मेडिएटर नॉट बाउंड बाय एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। डेट मीन्स जो भी मेडिएटर होंगे वहाँ किसी भी तरह का बाउंड नहीं किया गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अंतर्गत यहाँ पर बाउंड नहीं किया गया है, किसी भी तरह का प्रिंसिपल या गाइड वहाँ पर नहीं होना नहीं डेट मीन्स यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, बट यहाँ पर फेयरनेस, जस्टिस, ये सब जो राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज है वो यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लेकर यहाँ पर गाइडेड होना चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज रूल 14 में दिया हुआ है, जिसके तहत में जो भी पार्टीज है वो बाय प्रेजेंट खुद हो सकती है पर्सनली, या फिर उनके द्वारा अगर किसी अटॉर्नी को वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो तो वो भी उस सेशन में यहाँ पर पार्टीज डेट मीन्स प्रेजेंट हो सकती है, जो नोटिफाई किया जाएगा मेडिएटर को भी पार्टी के द्वारा। और यहाँ पर वो भी काउंसिल, उनके पार्टी के काउंसिल भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, जो परमिशन होना चाहिए मेडिएटर का जरूरी उस सेशन में लेकर। तो ये परमिशन जो है डेट मीन्स कोई भी पार्टी चाहे तो उनके अटॉर्नी या फिर काउंसिल भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं सेशन में, लेकिन यहाँ पर मेडिएटर्स को नोटिफाई किया जाना चाहिए और उनका परमिशन लेना पड़ेगा, जो रूल 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट रूल यहाँ पर रूल नंबर 15 है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ पार्टीज एट सेशंस ऑन ड्यू डेट्स। डेट मीन्स अगर किसी भी पार्टी के द्वारा यहाँ पर अटेंड नहीं किया जा रहा है सेशन, तो यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा जो मेडिएटर के द्वारा हो, या फिर उनके जो अदर पार्टी है वहाँ पर वो यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर अगर वो जानबूझकर पार्टी नहीं आ रही है या फिर अपनी स्वेच्छापूर्वक से भी उपस्थित होने में असफल हो रही है, तो यहाँ पर पक्षकार या फिर मध्यस्थता के द्वारा न्यायालय में आवेदन किया जाएगा, जिसके बाद उस प्रक्रिया को लंबित किया जाएगा, और फिर न्यायालय के द्वारा जो उसके बाद जो भी परिस्थिति या फिर स्थिति होगा उसके हिसाब से वहाँ पर समुचित निर्देश को जारी कर सकेगा, जो कोर्ट के द्वारा न्यायालय के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा, जो भी वो सही समझे। रूल नंबर 16 है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। यहाँ पर जो भी कंडक्ट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है मेडिसिन प्रोसीडिंग को लेकर, वहाँ पर पार्टीज और मेडिएटर के कंसेंट लेने के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव का डेट मीन्स प्रशासनिक सहायता लिया जाएगा, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और पर्सन को लेकर हो सकता है। और यहाँ पर 17 नंबर में दिया हुआ रोल ऑफ मेडिएटर्स। रोल ऑफ मेडिएटर्स में क्या है, जो भी मेडिएटर्स है उन्हें अटेम्प्ट करना है या फिर वॉलंटियरली यहाँ पर उस डिस्प्यूट जो पार्टी के द्वारा किया गया उसे सॉल्व करने के लिए वहाँ पर उन्हें पूरा हेल्प करना है मेडिएटर के द्वारा, ताकि उनके प्रॉब्लम को समझ सके। और मेडिएटर्स को उनके प्रॉब्लम को समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर क्या झूठ हो रहा है या फिर क्या झूठा हो रहा है या फिर क्या इशू हो रहा है, या फिर वहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा उसे रिड्यूस करना है, और यहाँ पर जनरेट किया जाएगा, ताकि वो ऐसे स्थिति को जनरेट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पे जो दो पार्टीज़ हैं वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के ऊपर यहाँ पर दोनों एक पोजीशन पे आए, एक जगह पे आए जहाँ पर दोनों का राय बन सके और उस केसेस को सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है रोल ऑफ मेडिएटर्स क्या होगा कोई भी पर्टिकुलर केसेस या डिस्प्यूट को लेकर। रूल 18 में दिया हुआ है पार्टीज एलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन। डेट मीन्स यहाँ पर सिर्फ पार्टीज के पास रिस्पॉन्सिबल है कि वो डिसीजन ले या नहीं ले। तो यहाँ पर जो भी पार्टीज हैं उनके द्वारा अगर
यहाँ पार्टीज़ जो है, जो मेडिएटर है वहाँ पर अगर उन्हें समझा रहे हैं और पार्टीज़ को अगर समझ में आ रहा है या फिर जो भी डिसीजन निकाला गया हो मेडिएटर के द्वारा अगर उस डिस्प्यूट को लेकर, तो अगर उन्हें पार्टी को समझ में आ रहा है तब वहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज वो जो भी सेटलमेंट अगर डिस्पोज किया जा रहा है यानी इम्पोज किया जा रहा है मेडिएटर के द्वारा, वो नहीं लेगी। और अगर यहाँ पर मेडिएटर्स के द्वारा किसी भी तरह का यहाँ पर ज़बरदस्ती सेटलमेंट को किया जाएगा, तो वैसे यहाँ पर पार्टीज उसको इम्पोज नहीं करेगी अपने ऊपर, और मेडिएटर के द्वारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि वो पार्टी पे ज़बरदस्ती किसी डिसीजन को उसके ऊपर थोप दे। ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उस मैटर को लेकर कि हाँ जो सेटलमेंट किया जा रहा है मेडिएटर को लेकर मेडिएटर्स के द्वारा, तो वो सेटलमेंट को अगर राजी होते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। 19 में दिया हुआ टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ मेडिसन। अब टाइम लिमिट क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 90 डेज दिया गया है, जो डेट फिक्स किया गया फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज को लेकर। डेट मीन्स अगर मेडिएटर के द्वारा जो पहला अपीयरेंस होगा, पहला दिन अगर मेडिएटर के द्वारा यहाँ बुलाया गया हो सेशन, और उस दिन से लेकर 90 डेज तक यहाँ पर फिक्स किया गया है, जो उस 90 डेज के अंतर्गत इस मैटर को सॉल्व कर लेना है। अगर किसी तरीके से वो फेलियर होती है या फिर नहीं हो पाता है तो यहाँ पर टर्मिनेट किया जाएगा मेडिसन को, और कोर्ट के द्वारा उस मैटर में सू मोटो और या फिर उसके रिक्वेस्ट या फिर पार्टी के रिक्वेस्ट होने के बाद यहाँ पर जो एक्सटेंस किया जाएगा, डेट मीन्स पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा जो 30 डेज का होगा। डेट मीन्स पहले तो 90 डेज का टाइम मिलेगा, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं सॉल्व होने के बाद वहाँ पर कोर्ट के द्वारा उस केसेस में उस मैटर को लेकर सो मोटो लिया जाएगा। अगर वहाँ पार्टी रिक्वेस्ट करती है तो यहाँ पर 30 डेज और बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा जो पार्टी के लिए होगा, और फिर वो मेडिएटर चलेगा 30 डेज के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर रूल 20 में दिया हुआ है पार्टीज टू एक्ट इन गुड फेथ। अब यहाँ पर जो भी पार्टीज है उनके द्वारा जो भी कमिट किया जा रहा है, पार्टिसिपेट किया जा रहा है प्रोसीडिंग को लेकर, उनका गुड फेथ होना जरूरी है उस सेटलमेंट को लेकर। जो यहाँ पर इंटेंशन है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है रूल नंबर 21 कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोजर एंड इन एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेट मीन्स जानकारियों की गोपनीयता, प्रकटीकरण और आग्रहता। तो यहाँ पर जो भी मेडिएटर है उनके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है डिस्प्यूट को लेकर पार्टी के द्वारा, वो सब सारे इन्फॉर्मेशन किसी अदर पार्टी के पास डिस्क्लोज करना या फिर वैसा कुछ करना यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। और साथ में जो भी पार्टीज़ है अगर उनको चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना चाह रही है, तो यहाँ पर उनके द्वारा किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन बाहर रिलीज नहीं किया जाएगा। साथ में यहाँ क्लाउज 5 में दिया हुआ है, यहाँ पर किसी भी तरह का स्टेनोग्राफिक ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा मेडिसन प्रोसीडिंग को लेकर। और यहाँ पर साथ में जो भी अगर मेडिएटर है वो मेंटेन करेंगे पर्सनल रिकॉर्ड उनके रिगार्डिंग जो मेडिसिन को लेकर यूज़ किया जा रहा है, वो सब सारे चीज़ इनके द्वारा मेंटेन किया जाएगा मेडिएटर के द्वारा। तो ये दिया हुआ है 21 में। अब नेक्स्ट क्या है वो नेक्स्ट यहाँ पर 22 प्राइवेसी हमें देखना है। प्राइवेसी में क्या है, जो भी मेडिसिन सेंटर में यहाँ पर मेडिसिन सेशन जो कंडक्ट किया जाएगा उसमें कंप्लीट प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। पार्टीज़ का कंसेंट होगा कि जो भी पार्टी है या फिर काउंसिल है या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अटेंड करे उस सेशन को। और साथ में यहाँ पर जो भी अगर अदर पर्सन अटेंड करना चाह रहे हैं उस सेशन को, तो यहाँ पर पार्टीज़ का कंसेंट लेना जरूरी है और साथ में मेडिएटर का परमिशन भी लेना जरूरी है। तो ये दिया हुआ है 22। नेक्स्ट यहाँ पर रूल है 23 इम्यूनिटी। यहाँ पर 23 में हमें देखने को मिलता है इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट है 24 कम्युनिकेशन बिटवीन मेडिएटर एंड द कोर्ट। अब ये क्या है वो हम देख लेते हैं। जो भी पार्टीज के कॉन्फिडेंस के तहत में यहाँ पर कोर्ट में या फिर मेडिएटर्स के न्यूट्रलिटी में कम्युनिकेशन यहाँ नहीं होना चाहिए मेडिएटर और कोर्ट के बीच में, एक्सेप्ट अगर वो रूल सब रूल और 2 और 3 में जो दिया हुआ है उसके एक्सेप्शनल में। और साथ में यहाँ पर किसी भी तरह का अगर कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन मेडिएटर्स और कोर्ट के बीच में अगर नेसेसरी है तो वहाँ राइटिंग में होना चाहिए। और साथ में जो कॉपीज़ है वो दिया जाएगा पार्टीज़ को, और साथ में अगर उनके काउंसलर हो या फिर अटॉर्नी हो उन्हें भी उनका कॉपीज़ दिया जाएगा, जो अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है मेडिएटर और कोर्ट के बीच में। साथ में अगर कोई कम्युनिकेशन किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन मेडिएटर या फिर कोर्ट के बीच में, तो वहाँ पर बाय मेडिएटर्स ये सब सारे फॉलोइंग मैटर्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर किस मैटर को लेकर हो सकता है कोर्ट के बीच में बात और मेडिएटर के बीच में बात, वो हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन। इसमें दिया हुआ है अगर किसी भी पार्टी के द्वारा यहाँ अटेंड नहीं किया जा रहा है, फेलियर हो रहा है अटेंड, तो वो इस केसेस में कोर्ट में जाकर बात कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। अगर मेडिएटर्स जो है असेसमेंट को लेकर अगर वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर सूट नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में यहाँ पर कोर्ट से कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर डिस्प्यूट को लेकर किसी भी एक सेटलमेंट फाइनल रीजन तक नहीं पहुंचा जा रहा है बिटवीन पार्टीज को लेकर, तो उस मैटर में भी कोर्ट से बात कर सकती है मेडिएटर। तो ये दिया हुआ है 24 में, जो दिया हुआ है न्यायालय तथा मध्यस्थता के बीच सूचना होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेटलमेंट को लेकर, जो रूल 25 में सेटलमेंट एग्रीमेंट, ये क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर एग्रीमेंट किया जाएगा, अगर कोई पार्टी डेट मीन्स पार्टी के द्वारा अगर फाइनल डिसीजन तक पहुँच गया है उस इशू को, जो भी सूट और प्रोसीडिंग के दौरान उस इशू को सॉल्व कर लिया गया है, तो वहाँ पर राइटिंग में लिखा जाएगा और उसमें साइन होगा पार्टीज़ का, साथ में या फिर अगर उनके अटॉर्नी है काउंसलर है तो उनका भी साइन होगा। अगर पार्टी से कोई काउंसिल है तो वहाँ पर उनका साइन होगा जो राइटिंग में होगा पेपर में, और उसमें साइन होना चाहिए जो सेटलमेंट एग्रीमेंट में उनका साइन जरूरी है। तो अगर
पार्टीज के द्वारा एक समझौता पे आया है, मध्यस्थता पे आया है, तो वहाँ पर पार्टीज का सिग्नेचर होगा, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा उसके ऊपर, और यहाँ पर मीडिएटर्स के द्वारा भी उस पर सिग्नेचर होना चाहिए अगर वो चाहते हैं। साथ में 2 में दिया हुआ है, जो भी पार्टीज का यहाँ पर साइन लिया जा रहा है एग्रीमेंट में, वो सबमिट करेगी कोऑर्डिनेटर के पास मेडिसिन सेंटर में जो है, और साथ में यहाँ पर कवरिंग लेटर को करके यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा कोर्ट में, जहाँ पर सूट प्रोसीडिंग पेंडिंग था। और यहाँ पर 3rd में दिया हुआ है, किसी भी तरह का अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, कब नहीं होगा एग्रीमेंट, अगर पार्टीज किसी भी फाइनल रीजन पर नहीं पहुंची है या फिर सेटलमेंट अगर पॉसिबल नहीं है, तो इन केसेस में यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा, जो सेम राइटिंग में होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर के पास रिपोर्ट किया जाएगा मेडिसिन सेंटर में, और साथ में लेटर में लिख कर वहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा कोर्ट में, जो प्रोसीडिंग पेंडिंग जहाँ पर होगा। तो ये दिया हुआ है 25 में। नेक्स्ट क्या है वो हम नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है रूल 26, कोर्ट टू रिकॉर्ड सेटलमेंट एंड पास डिक्री। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट किया गया सेटलमेंट का, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा अगर सेटिस्फाइड हो रही है, कोर्ट की जो पार्टीज़ है उन्होंने उस डिस्प्यूट को लेकर सेटल हो गए हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर पास किया जाएगा जो बेसिस ऑफ सेटलमेंट होगा। और अगर वहाँ पर कोर्ट के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है और वहाँ पर क्लूसिव या फिर इलीगल या अनवर्केबल फाउंड किया गया, तो यहाँ पर उस सेटलमेंट को लेकर जो है, उस मैटर को लेकर यहाँ पर उस सेटलमेंट को लेकर यहाँ पर जो मेडिसिन प्रोसीडिंग है उसमें सेटलमेंट नहीं माना जाएगा, और वो आगे का प्रोसीडिंग करेगी। और सेटलमेंट जो है, जो फाइनल किया गया पार्टीज के बीच में, उससे एक प्रोसीडिंग यहाँ पेंडिंग रहेगा बिफोर द कोर्ट। डेट मीन्स जब तक कोर्ट के द्वारा यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया जाएगा सेटलमेंट के बावजूद भी, जो एग्रीमेंट हुआ सेटलमेंट एग्रीमेंट के बावजूद भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जब तक ऑर्डर पास नहीं किया गया तब तक उसे फाइनल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27 है फी ऑफ मेडिएटर। अब मेडिएटर का फ़ी क्या होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ केसेस के बेसिस पे यहाँ पर फ़ी होगा। अगर मेडिसिन के थ्रू मैट्रिमोनियल केसेस में हो, जैसे कि इंक्लूडिंग क्रिमिनल हो, कस्टडी गार्जियनशिप हो, प्रोबेट हो, पार्टीशन एंड पोसेशन को लेकर हो, तो वहाँ पर केस 3000 रुपये लगेगा। और साथ में विथ 2 और मोर कनेक्टेड केसेस में, वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा वहाँ पर कनेक्ट हो केस, तो 4000 रुपये लग जाएगा। फिर साथ में ऑल अदर मैटर्स के लिए 2000 रुपये लगेगा, और उसमें अगर 2 से ज़्यादा कनेक्ट है केस तो उसमें 3000 रुपये लिया जाएगा, जो मेडिएटर्स के पास आपको फ़ी देना पड़ेगा। और 3rd में है कनेक्टेड केसेस में 500 रुपये लगेगा, मैक्सिमम यहाँ 1000 लिया जा सकता है। 4th में है इन केस ऑफ नो सेटलमेंट, अगर किसी भी तरह सेटलमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपीज़ लगेगा पर केस। तो ये जो फिट किया गया, ये सब जो फ़ी बनाया गया है ऑनरेबल चेयरमैन और ये मेंबर्स ऑफ एमसीपीसी के द्वारा बनाया गया है। तो और साथ में इसे समय के अनुसार इसे चेंज भी किया जा सकता है, रिवाइज भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो भी कॉस्ट लगेगा वो दोनों पार्टी के द्वारा यहाँ पर 50-50 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो भी फ़ी यहाँ लगते हैं। रूल 28 है इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिसिन। डेट मीन्स मध्यस्थता हेतु नीति तथा आचरण संहिता, ये दिया हुआ है 28 रूल में, जो ये आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ रूल 28, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के द्वारा किसी भी नेक्स्ट यहाँ पर रूल 28 में दिया हुआ है एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिएटर। डेट मीन्स यहाँ पर क्या मध्यस्थता हेतु नीति तथा आचरण संहिता का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, जो मेडिएटर को ध्यान रखना है एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट मेडिसिन को लेकर। और ये सब सारे रूल्स जो दिया गया हुआ है, इसको फॉलो करना चाहिए मेडिएटर के द्वारा। यहाँ पर रूल 29 में दिया हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ रूल 28। अगर किसी भी तरह का यहाँ पर कोऑर्डिनेट डेट मीन्स यहाँ ब्रीच किया जा रहा है रूल 28 को, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के द्वारा, जो मेडिसिन सेंटर के कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा, जो अप्रूवल होना चाहिए हाईकोर्ट मेडिसिन कमेटी का। और उसके बाद अगर कोई भी मेडिएटर वायलेट करते हैं रूल जो प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्रेस इन रूल 28 में और बिहेव को लेकर, अगर किसी तरह का इसमें वायलेट किया जाता है रूल्स को लेकर, तो फिर यहाँ पर उनके तहत में यहाँ पर जो एक्शन लिया जाएगा कोऑर्डिनेटर के द्वारा। तो ये दिया हुआ था मध्य प्रदेश मेडिसिन रूल 2016, और ये आप सभी को पढ़ना था। इससे रिलेटेड अब डायरेक्ट यहाँ पर आपके एग्जाम में जो भी मैंने सेक्शन बताया है वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर फ़ी को लेकर कि कौन से केसेस में कौन कितना फ़ी लगेगा, ऐसा कुछ केसेस में जो है डेट मीन्स इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और जो भी मैंने बताया है उसे आपको ध्यान से देख लेना है एक बार और पढ़ लेना है। और आई होप आप सभी ने इस वीडियो कंप्लीट देखा होगा। किसी भी तरह का अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में आज मैं ट्राई करूँगा आप सभी के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके पर भी वीडियो ला देने का, ताकि आप वो सारे वीडियो देख सकें। और साथ में जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस जितने भी अपलोड कर रखे हैं वो भी जाइए और देख लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। और आप सभी के जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम में जाइए दीजिए। और आई होप आपने प्रैक्टिस खूब किया होगा, प्रिपेयर आपने कर लिया है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।